नमो बुद्धाय दोस्तों आपके सामने मैं उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आजकल बड़े पैमाने पर एक चर्चा चल रही है और वो है जाति जनगणना। क्यों ना हो दोस्तों, जाति जनगणना का ये मुद्दा बहुत पुराना है और कई बार जो दल आज विपक्ष में है, जब वो सत्ता में था तब भी जाति जनगणना का मुद्दा उठता रहा और किसी न किसी बहाने सत्तारूढ़ दलों ने इस मुद्दे को साइड कर दिया गया और इसको नकारा जाता रहा, कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने। दोस्तों, जाति जनगणना क्यों जरूरी है, इसका जवाब यह है कि भारत में जो उच्च वर्ग है, यानी कि जिसे सवर्ण वर्ग कहते हैं या जनरल कास्ट कहते हैं, उनकी संख्या जैसा कि सभी जानते हैं बहुत ही कम है और बहुजन समुदाय जो 70-80% है, उसकी हकमारी हमेशा से हुई है। दोस्तों, जो वर्ग सदियों से सत्ता का आनंद उठा रहा है और सत्ता को अपने हाथ में रखे हुए है, वो वर्ग आज भी नहीं चाहता कि जाति जनगणना हो और कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि बहुजन अपना हक मांगने लगें, उनको अपनी संख्या पता चल जाए, जिससे ये भेद खुल जाए कि 15% लोग 85% का अधिकार दबाए बैठे हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अभी डिक्लेयर किया है कि वो जाति जनगणना कराएगी। अच्छी बात है, करानी चाहिए ताकि पता चल सके कि बहुजनों की आबादी वास्तव में है कितनी और उनको क्या दिया जा रहा है। भविष्य की योजनाएं जो समाज के विकास को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं, उनमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि किस आबादी को कितना और कैसे दिया जाना है। इसलिए जाति जनगणना की आवश्यकता है। रही बात इसके विरोध करने वालों की, वो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कर रहे हैं। वो क्या बहाना बना रहे हैं? वो कहते हैं कि इससे समाज का विघटन हो जाएगा, समाज का बंटवारा हो जाएगा। दोस्तों, हजारों वर्ष से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बंटवारा कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो जातियों में नहीं बटे, लेकिन शूद्रों को यानी बहुजनों को हजारों जातियों में बांट दिया गया। और जब हजारों जातियों में बांट दिया गया तो उनमें छोटे बड़े की भावना पैदा कर दी गई। उससे क्या हुआ कि शूद्र वर्ग ही आपस में कट मर रहा है, लड़ रहा है आपस में। एक कहता है मैं बड़ा तो दूसरा कहता है मैं बड़ा। इसलिए जाति जनगणना की आवश्यकता है। तो समाज तो दोस्तों पहले से ही जातियों में बटा हुआ है। जैसा कि कहा जाता है आमतौर पर कि वर्ण कर्म आधारित थे, और दोस्तों जब वर्ण कर्म आधारित थे तो ये स्थायी जातियां कैसे बन गईं? आज जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वो उसी जाति में मर जाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो वर्ण को कर्म आधारित बताते हैं कि ऐसा कौन सा शूद्र था जिसको ब्राह्मण बना दिया गया, या फिर ऐसा कौन सा ब्राह्मण था, मुझे उदाहरण देकर के बताएं, जो शूद्र बन गया। ऐसा एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है कि कोई ब्राह्मण आज तक शूद्र बन गया हो, बल्कि मनुस्मृति इस पर ठोक कर मोहर लगाती है कि जो जिस जाति में पैदा होता है वो उसी जाति में मरता भी है। दोस्तों, जाति है कि जाति नहीं, यही
कड़वी सच्चाई है भारतीय समाज की। और जब ये सच्चाई है तो इस सच्चाई को स्वीकारना होगा और हमें इसी को लेकर के आगे बढ़ना भी होगा और इसी पर आधार बना करके भारत का विकास भी करना होगा, भारत को विकसित करना होगा। भारत विकसित तभी होगा जब भारत का प्रत्येक समुदाय विकसित होगा। सिर्फ 2 या 3 समुदाय के विकसित होने से भारत विकसित होने वाला नहीं है। आज इसी विषय पर मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं और उम्मीद है कि आपको निश्चित तौर पे वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। दोस्तों, जाति जनगणना का महत्व क्या है, जाति जनगणना से संबंधित चुनौतियां क्या हैं, ओबीसी का उपवर्गीकरण क्या है। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों ने एक बार फिर से जाति जनगणना के मुद्दे को चर्चा में ला दिया। हालांकि भारत की जनगणना द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आंकड़े प्रकाशित किए जाते रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी क्लास एवं अन्य समूहों की आबादी का कोई अनुमान उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जनगणना एवं आर्थिक, सामाजिक और जाति जनगणना। भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 के औपनिवेशिक अभ्यास के साथ हुई। जनगणना का उपयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय आबादी का आकलन करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा तय करने और परिसीमन अभ्यासों के लिए किया जाता है। हालांकि इसकी एक अप्रभावी साधन के रूप में आलोचना भी की जाती है जो विशेषीकृत आकलन के लिए अनुपयुक्त है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना क्या है? SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस पहली बार वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य अभाव के संकेतकों की पहचान करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना एकत्र करना था। यह जाति समूहों की आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए विशिष्ट जाति नामों का भी डेटा एकत्र करता है। जनगणना और SECC में क्या अंतर है? जनगणना भारतीय जनसंख्या का एक सामान्य चित्र प्रदान करती है, जबकि SECC का उपयोग राज्य सहायता के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना के आंकड़े गोपनीय होते हैं, जबकि SECC में संग्रहित व्यक्तिगत सूचना सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ देने या लाभ से वंचित करने हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का क्या इतिहास है? भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह करने का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है। वर्ष 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा सके। हालांकि बदलती सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना नए सिरे से करने का आह्वान किया जा रहा है। जातिगत जनगणना का महत्व क्या है? सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए भारत के कई हिस्सों में जाति आधारित भेदभाव अभी भी प्रचलित है। जातिगत जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने में मदद कर सकती है। विभिन्न जाति समूहों के वितरण को लेकर सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिए पर अवस्थित समुदायों के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू किया जा सकता है। संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी और अन्य समूहों की जनसंख्या पर सटीक आंकड़े के बिना संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना कठिन है। जातिगत जनगणना विभिन्न जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और आवश्यकताओं के बारे में सूचना प्रदान कर इस संबंध में मदद कर सकती है। यह नीति निर्माताओं को ऐसी नीतियों के निर्माण में मार्ग प्रदर्शन कर सकती है जो प्रत्येक
समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे और इस प्रकार समावेशी विकास को बढ़ावा दे। सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए ओबीसी और अन्य समूहों के लिए आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। हालांकि जनसंख्या पर उचित आंकड़े के बिना इन नीतियों के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जातिगत जनगणना ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन और परिणामों की निगरानी में मदद कर सकती है, जिससे नीति निर्माताओं को उनकी निरंतरता और संशोधन के संबंध में सूचना संपन्न निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने के लिए जाति भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है, जो सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। जातिगत जनगणना भारतीय समाज की विविधता की एक व्यापक तस्वीर प्रदान कर सकती है, जो सामाजिक ताने बाने और विभिन्न जाति समूहों के बीच परस्पर क्रिया कर पर प्रकाश डाल सकती है। यह आंकड़ा सामाजिक गतिशीलता की बेहतर समझ बनाने में योगदान कर सकता है। संवैधानिक अधिदेश क्या है? भारत का संविधान भी जाति जनगणना आयोजित करने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने और इस संबंध में सरकारों द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। जातिगत जनगणना के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? जाति व्यवस्था की पुष्टि। जातिगत जनगणना के विरोधियों का तर्क है जाति आधारित भेदभाव अवैध है और जाति जनगणना जाति व्यवस्था को सबल ही करेगी। तो दोस्तों, सदियों से अगर ये सबल करेगी तो क्या सदियों से जब जाति जनगणना नहीं हुई तो क्या जाति आधारित भेदभाव कम हुआ? नहीं दोस्तों, आज भी गांव में दलित की बारात निकलने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को रोक लगा दी जाती है, पथराव किया जाता है, गोलियां चलती हैं, लाठियां चलाई जाती हैं। एक बच्चा मटके से पानी पी लेता है दलित का तो उसकी हत्या कर दी जाती है। राजस्थान में हुआ ऐसा। अनेक इस तरह के गाहे बगाहे उदाहरण सामने आते रहते हैं। हजारों की संख्या में SC/ST एक्ट के अंतर्गत मामले दर्ज किए जाते हैं साल में। उनका मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर वर्गीकृत करने के बजाय सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जातियों को परिभाषित करना कठिन है। जातियों को परिभाषित करना एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान कार्य नहीं है। आलोचकों का तर्क है इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की स्थिति बन सकती है। सामाजिक विभाजन की वृद्धि। कुछ लोगों का तर्क है जातिगत जनगणना से सामाजिक विभाजन की वृद्धि हो सकती है और इसके बजाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। उनका मानना है कि लोगों में अंतर या पृथकता को उजागर करने की बजाय उनके बीच समानता पर बल देना राष्ट्रीय एकता के लिए अधिक लाभप्रद होगा। जातिगत जनगणना पर सरकार का क्या रुख है? भारत सरकार ने वर्ष 2021 में लोकसभा में कहा था कि उसने नीतिगत तौर पर जनगणना में SC और ST के अलावा अन्य जातिवार आबादी की गणना नहीं करने का निर्णय लिया है, लेकिन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है और इसकी घोषणा भी कर दी है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC की भूमिका क्या होगी? वर्ष 2011 में आयोजित SECC जाति संबंधी सूचना के साथ साथ सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर व्यापक आंकड़ा एकत्रित करने का प्रयास था। हालांकि आंकड़े की गुणवत्ता
और वर्गीकरण से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में विद्यमान चिंताओं के कारण SECC में एकत्र किए गए जाति के कच्चे आंकड़े को अभी तक जारी नहीं किया गया या प्रभावी ढंग से इसका उपयोग नहीं किया गया है। कच्चे आंकड़े को वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें अभी तक क्रियान्वयन नहीं के लिए लंबित हैं। आगे की राह क्या है? जातियों और उपजातियों के आंकड़े प्राप्त करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्वतंत्र अध्ययन आयोजित किया जा सकता है। आंकड़े को चुनाव जीतने के लिए मतभेदों को गहरा करने और ध्रुवीकरण बढ़ाने का हथियार नहीं बनाना चाहिए। इसे एक बृहद और विधिक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की अवधारणा के बिखराव और संकोचन का कारण नहीं बनना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे प्रौद्योगिकियों का उपयोग डेटा का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है। ओबीसी के अंतर्गत आने वाले कम प्रतिनिधित्व प्राप्त उपजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ओबीसी का उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिसके लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने हाल ही में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यद्यपि जातिगत जनगणना के पक्ष में विपक्ष में दोनों में ही प्रबल तर्क मौजूद हैं, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी एवं अन्य समूहों की आबादी पर सटीक आंकड़े का होना आवश्यक है। जातिगत जनगणना सकारात्मक कार्रवाई, नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने और भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करने में भी मदद कर सकती है। नीति निर्माताओं के लिए अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों पर सावधानी पूर्वक विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर हमने विचार किया और दोस्तों इसके विरोध में जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं वो बड़े ही हास्यास्पद हैं और बड़े ही गैर जिम्मेदाराना हैं। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि जातिगत जो विभाजन है वो कभी खत्म नहीं हो पाया, बल्कि गांव में वो आज भी मौजूद है। हालांकि शहर में वो जातिगत बिखराव दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं और शहर में किसी अजनबी व्यक्ति से आप जब परिचय करते हैं तो अगर आपका नाम वो पूछता है और अगर अपने नाम को आप अकेले बता देते हैं तो उसकी संतुष्टि नहीं होती है। वो आपका नाम पूछता है तो वो साथ में आपकी जाति भी जानने के प्रयास करता है और जब तक आप उसे अपना सरनेम नहीं बताते हैं तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है। और जब सरनेम जानने का इतना ही प्रबल इच्छा है तो आप खुद सोचिए कि वो आपकी जाति जानने की कोशिश कर रहा है और जब वो जाति जान जाता है और पता चलता है कि आप पिछड़े वर्ग से हैं या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं, तो फिर वो कहता है हम तो जाति को मानते ही नहीं। और जब वो ये कह रहा है ना कि हम तो जाति पर विश्वास नहीं करते, हम जाति को मानते ही नहीं, तो समझ लीजिए वो बहुत ही जातिवादी है, वो अपनी झेप मिटा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।